अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल? वेलकम, क्या हाल है? अच्छा, आज की हाईलाइट पहले ही आपको बता दें, हालांकि इस पे तफसीली बात तो हो ही जाएगी कि आज थर्ड T20 मैच विद आयरलैंड, जो कि एक हम जीत चुके हैं, एक वो जीत चुके हैं और 3 की सीरीज है और आज होगा थर्ड मैच। मुझे ऐसी फीलिंग सी हो रही है, क्या फीलिंग सी हो रही है जो इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। एग्जैक्टली, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीतेंगे। पहला मैच होता है, उसमें आपको एडजस्ट करने का जरा टाइम चाहिए होता है, वो हमने कर लिया। कंडीशंस के यूज्ड टू नहीं होते, आप शायद पहली बार ही खेल रहे हैं उन कंडीशंस में, तो पहला मैच उन्होंने जीत लिया, ओके फाइन, दैट्स ऑलराइट। अब फिर दूसरा हमने बहुत बड़े मार्जिन से उन्हें हरा दिया, और अब होगा तीसरा, तो तीसरा भी इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। इसके बारे में हम मजीद बात भी करेंगे लेटर इन द शो। लेकिन कुछ इश्यूज भैया, आज़ाद कश्मीर में मामला ये है कि मुतालबात भी मान लिए गए, सब कुछ हो गया, नोटिफिकेशन भी सब, मतलब हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कह दिया जी फैसला हो गया है, बिजली कीमतें भी कम होंगी, आटे के थैले की कीमत भी कम हो जाएगी। पैकेज भी जो सब्सिडीज का डिमांड थी वो भी 23 अरब रुपए का पैकेज जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी मंजूर कर लिया, लेकिन एहतजाज नहीं खत्म हो रहा। इनफैक्ट इफ़ एनीथिंग, तो कल जो हमने आपको न्यूज़ दी थी, खबर दी थी, उससे ज़्यादा ही चीज़ें हो गई। अब क्या क्या हुआ पिछले 24 घंटे में, वो ज़रा आपको लेट अस ब्रिंग यू अप टू स्पीड, और फिर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ होंगे। टू टेल अस, आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी की अपील पर होने वाले एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी दे दी और बिजली और आटा सस्ता करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लेकिन उसके बावजूद मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों में कल भी झड़पें होती रहीं। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के सामने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग हुई और झड़पों में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। दिस इज़ मेजर कि बात बिल्कुल आपकी, जैसे आपने कहा है कि वो बात रुकी नहीं डिस्पाइट ऑल द थिंग्स दैट वर बीइंग डन, क्योंकि ग्रीवेंसेस और भी हैं अब्दुल्ला, ग्रीवेंसेस बहुत हैं। एक तो ग्रीवेंसेस में बहुत बड़ा ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली है, इट इज़ टू बिग, उसको इतना बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, वो जगह छोटी सी है, उसमें लोग ही लोग भरे हुए हैं असेंबली में। दूसरे ये हैं कि जो इलेक्ट होकर कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली में बैठते हैं वो मुड़ के कभी वापस नहीं आते। हुमा, इसमें जाहिर है आप अपने अवामी नुमाइंदों से शिकायत कर सकते हैं, बिल्कुल वही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इस तरह पुलिस से मुठभेड़ होना कि 7 अफराद की जान चले जाना, दर्जनों सैकड़ों अफराद जख्मी हो जाना, सैकड़ों अफराद जख्मी हो जाना, सो ये बात समझ में नहीं आ रही है। 3 अफराद की जान चली गई, 7 जख्मी हुए, इससे पहले भी मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो चुके हैं, एक पुलिस वाले की जान जा चुकी है। सो I wonder कि what is happening here, इसके पसे पर्दा क्या हकाइक हैं या पसे पर्दा किसके क्या सियासी अज़ाइम हैं, that can also be, you know, आज जॉइंट अवामी एक्शन की जानिब से यौम स्याह और शटर डाउन हड़ताल की जा रही है और जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा दिन 2 बजे यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अदा की जाएगी। मुजाहिरीन ने एग्रो टेक्निकल ग्राउंड मुजफ्फराबाद में पड़ाव डाला हुआ है, मतलब वो दे आर जस्ट वेटिंग। आपको पता है एक टेंशन तो डेफिनेटली वहाँ है। These visuals are very disturbing for the rest of the for the country as well. For the country as well, because इस तरह के मनाजर हमें आज़ाद कश्मीर में नहीं अच्छे लग रहे, क्योंकि एक्चुअली हम काइंड ऑफ यूज्ड टू भी नहीं है ना, हम काइंड ऑफ यूज्ड टू भी नहीं है, हमें अच्छे भी नहीं लग रहे। हमारा बड़ा ही मोहब्बत, एहतराम और प्यार और यगानगत और इत्तेफाक का रिश्ता है और बरसों से चल रहा है माशाअल्लाह, और अल्लाह ताला कभी इसमें कोई दरार ना लाए। लेकिन अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी एक पैकेज को मंजूर कर लिया, फिर बिजली की कीमतें भी कम हो गई, फिर आटे के थैले की कीमत भी कम हो गई, बाकी मामलात भी आई गेस बैठ के तय हो जाएं। एहतजाज में अगर एक हद तक आपके मुतालबात मान लिए जाएं तो फिर आप टेबल पे आते हैं ना। That's right. So yeah, let's see what happens. अच्छा, साथ ही आपको ये भी बता दें, जो आपको पता है 1 से लेकर 100 यूनिट तक सिर्फ 3 रुपए का यूनिट होगा, 100 से लेकर 300 तक 5 रुपए का, और 300 से अबव जो है वो 6 रुपए का, और कमर्शियल 10 का। ये हम पाकिस्तान में या कराची या लाहौर इस्लामाबाद में बैठ के सोच भी नहीं सकते। ये प्राइसेस हम सोच भी नहीं सकते जिनका इतलाक आज़ाद कश्मीर में। अच्छा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने एक्शन कमेटी के मुतालबात मानने का ऐलान भी किया और साथ साथ ही उनका क्या कहना था, ये देखें। दोनों नोटिफिकेशंस के लिए वसाइल फराम कर दिए गए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को। 1 से 100 यूनिट 3 रुपये, 100 से 300 यूनिट 5 रुपये, 300 से अबव 6 रुपये, कमर्शियल टैरिफ 1 से 310 रुपये, 300 से अबव यूनिट्स 15 रुपये,
पर किलोवाट आवर। पहले आटे का सरकारी नर्ख था वो था 3100 रुपया फी मन, उसमें 1100 रुपये की खतीर सब्सिडी देते हुए अब ये नर्ख 2000 पर फिक्स किया गया। आज का नोटिफिकेशन है, ये आज़ाद कश्मीर में फिल 4 लागू कर दिया गया है। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि अब आज़ाद कश्मीर में जो अमन की फ़ज़ा है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। हम आपको बता रहे थे कि किस तरह सब्सिडाइज हर चीज़ गई है एज़ पर डिमांड्स, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जिसको कहते हैं कि वो टेंशन जो है वो नहीं ख़त्म हुई। नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद एक्शन कमेटी की जानिब से नोटिफिकेशन दिखाने का मुतालबा किया जा रहा है। एक्शन कमेटी की अपील पर होने वाले मुजाहरों में 100 से ज़ायद पुलिस अहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने मामला खुश असलूबी से निपटाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। अवामी एक्शन कमेटी आज मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेगी। अब उन्होंने तो ये आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे दी, लेकिन लोगों में अभी भी टेंशन है। Let's find out कि क्या होता है। आरिफ उर्फी हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं, आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में होते हैं। आप बताइएगा आरिफ, कल हमारी आपसे बात हुई थी और ज़ाहिर है आपने हमें सूरत हाल बताई, ग्रीवेंसेस बताई, किस तरह से ओवर द ईयर्स मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ जो मकामी पार्टीज़ हैं उनकी जगह लेती रहीं और वही मकामी अफराद इनमें शामिल होते रहे। ये तो एक प्रोसेस है, ये ओवरनाइट तो तब्दील होगा नहीं और मकामी अफराद ही हैं एट द एंड ऑफ द डे ना, जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ में भी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब जो फौरी मुतालबात थे वो तो मान लिए गए, बिजली की कीमतें भी कम हो गई, आटे का थैला भी सस्ता हो गया। व्हाट्स नेक्स्ट? ये एहतजाज ख़त्म क्यों नहीं हुआ? अच्छा अब्दुल्ला, इसमें मैं थोड़ी सी इसकी जो आपने बातचीत की इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड समझाना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें। तो हुआ ये है कि जिस दिन ये मुज़ाकरात हुए, मुतालबात सारे तस्लीम हो गए, तो हुकूमत ने यहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल का जो सर्विस थी, कुछ इलाकों में बिजली चल रही थी, कुछ इलाकों में मोबाइल की सर्विस भी बंद हो गई थी। इंटरनेट ऑलमोस्ट तमाम शट डाउन था और जो डेवलपमेंट हुई वो लोगों तक नहीं पहुंची और लोग अपनी अपनी जगहों के ऊपर उसी तरह एहतजाज पे मौजूद थे। अगर उनको पता चल जाता, यानी अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन होता, तो मेरा ख्याल है ये सूरत हाल ना पैदा होती। और दूसरी जो ज़्यादा खतरनाक बात हुई वो ये हुआ कि इस सब जितना अनरेस्ट हो रहा है इसकी बाकायदा तहकीक होना चाहिए कि इसके ऊपर कोई कमीशन बैठना चाहिए कि आखिर कैसा क्या हुआ कि एक तरफ हुकूमत आज़ाद कश्मीर या आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर दाखिला हैं कर्नल वकार नूर, वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले अदारों को नहीं बुलाया, तो दूसरी जानब कानून नाफिज करने वाले अदारे भी यहाँ आ गए। अब एक तरफ लोगों का उनके साथ रब्ता नहीं हो पा रहा अपने यानी टीम अवामी एक्शन कमेटी के साथ, और दूसरी जानब वो सुबह से मुसलसल एहतजाज पे हैं, लोगों के साथ उनके तसादम हो रहा है कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ। तो बीच में जब वो फायर हो जाता है तो उसमें जब बंदों की डेथ हो जाती है तो उसके नतीजे में बावजूद लोगों का अग्रेसिव होना तो बनता है। फिर जब रात गए, डेड बॉडीज आ गई, फिर अवामी एक्शन कमेटी ने लोगों से अपील की कि हमारे मुतालबात सारे हल हो चुके हैं। जब मुतालबात हल हो चुके हैं और उनके नोटिफिकेशन भी उन्होंने दिखाए, फिर उन्होंने लोगों को यहाँ से कहा कि अब अगली कॉल हमारी जो है ऑफ होती है, लेकिन हम आज का यौम शोक मनाएंगे और आज की हड़ताल रहेगी, भैया जाम खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बीच में कम्युनिकेशन का जो है ना गैप है। आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन के फुकदान की वजह से ये सारा केओस हुआ। मतलब आई वंडर कि सुबह से टेलीविज़न पे हर लम्हे की खबर अपडेट हो रही थी। चलिए, बिल्कुल इंटरनेट एक बहुत मौसर ज़रिया है, अगर वो खुला होता तो शायद ज़रा ज़्यादा बेहतर रब्ता हो सकता था लोगों का आपस में। लेकिन अभी लेटेस्ट क्या है? आज यौम शोक के बाद ये एहतजाज ख़त्म हो जाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन तो हम टीवी पे चला रहे हैं। आज सिर्फ जनाजे होंगे उन लोगों के जिन लोगों की डेथ हुई है, उसके बाद जो यौम शोक है आज का, उसके बाद इसको ये कॉल कर देंगे। और सबसे अहम बात जो मेरा ख्याल इस खित्ते में इससे पहले कभी नहीं हुई कि अशराफिया की जो मराहत हैं उनको ख़त्म करने के लिए बाकायदा प्रोसेस शुरू हो गया और बाकायदा कमीशन बन गया है, और इससे वो जो उनका तीसरा मुतालबा है वो भी हल हो जाएगा कि अशराफिया की जो मराहत हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, उसके लिए बाकायदा कमीशन बन गया है। तो आज उम्मीद है कि मामला जो हैं वो सारे जिस तरह खुशसलूबी से गुज़श्ता रात हल हो गए थे, उसी तरह ये आज जितने इनके मुतालबात तस्लीम हो जाने के बाद ये मामला भी खुशसलूबी से हल हो जाएगा। अच्छा आरिफ, जब आप अशराफिया की बात कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि जितनी खबरें हमारी तरफ भी आ रही हैं तो उसमें लोगों को कैबिनेट के साइज से भी एतराज़ात हैं,
उनके पर्क से भी एतराज़ात हैं, क्या हम उनकी स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं? जी, वो इशराफिया से मुराद उनकी ये है, जो नोटिफिकेशन हुआ उसके मुताबिक जो आला हुकूमती अहदेदार हैं, जिसमें वजारत उज़्मा, सदारत और सदारत, जो साबिक सदूर और साबिक वज़राए आज़म, जजेस और वो आला ब्यूरोक्रेट जिनको अजाफी बहुत सारी मुराद मिली, और इसी तरह जो असम्बली के मेम्बरान हैं उनके जो मुराद हैं, उसके हवाले से बाकायदा जुडिशल कमीशन कायम करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब वो जायजा लेगा कि किन जगहों पे कहाँ पे क्या क्या अजाफी मुराद हैं। और इसमें एक बात मैं और भी मेंशन करूंगा कि चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस सदाकत हुसैन राजा ने उस दिन अपने बाकायदा रिमार्क्स में कह दिया कि जजेस का जो मुराद है वो खत्म करने का हम ऐलान करते हैं, आप सबसे पहले मुझसे शुरू करें। तो इसका मतलब ये है कि जजेस भी जो है वो बिल्कुल तैयार हैं, और बल्कि उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ हुकूमत से कहा कि इसके लिए कानून साजी करें। तो अब ये मसला जो है शराफिया का कम से कम ये भी हल हो जाएगा कि जो अजाफी मरात ले रहे हैं लोग। और अभी लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है? जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं क्या मौजूद हैं सड़कों पे, इलाकों में आपको नजर आ रहे हैं? इंटरनेट सर्विस खुल गई है, नहीं खुल गई है? व्हाट्स द अपडेट ऑन दैट? अभी तक अब्दुल्ला इंटरनेट सर्विसेज जो है ना वो नहीं खुली ना, सिर्फ DSL वगैरह जो हैं लैंडलाइन पे वो चल रहे हैं। और जहां तक बात है कानून नाफिज करने वाले इदारों की, तो वो नहीं है। अलबत्ता AJ पुलिस जो है वो जगह जगह पे मौजूद है, लेकिन वो भी इतनी कोई ऑपरेशनल उसमें नहीं है। बिल्कुल आम जिस तरह सर्वेलेंस के लिए खड़े होते हैं इस तरह पुलिस मौजूद है, और मजमूई तौर पे अमन अमान है, मुकम्मल अमन अमान है। रात के बाद वक्त तकरीबन 30 से 35 हज़ार यहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद है, लेकिन आप यकीन जानिए कि 2 से 4 पुलिस वाले भी नजर नहीं आए। और ये भी मैं आपको बताऊं कि आज़ाद कश्मीर पुलिस ने जो कानून नाफिज करने वाले अदारे थे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको उस तरफ जाने से रोकने के लिए वहाँ पे लाठी चार्ज या आंसू गैस की शेलिंग की थी। उसमें भी उनका मकसद ये था कि इनका आपस में तसादुम ना हो। जी अब्दुल्ला, चलें लेट्स सी क्या होता है। और दुकानें भी बंद हैं, अभी शटर डाउन है एज इन मुकम्मल? जी आज तो रहेगा उनका, आज तो शटर डाउन उनकी उन्होंने बाकायदा कॉल दी है कि आज यौम शौक है, लेकिन वो जो पहिया जाम था वो उन्होंने खत्म कर दिया। और आरिफ फाइनली ये भी बता दें, स्कूल्स क्या खुले हुए हैं या बंद हैं, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स भी तो हो रहे हैं? स्कूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद की हद तक जो है वो स्कूल तालीमी इदारे निजी हों या सरकारी हों वो भी बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, और इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट के दफातर हैं अदलिया के, तो जो मातहत अदलिया यानी डिस्ट्रिक्ट की अदलिया, वो तमाम दफातर जो है वो बंद हैं। ये जो अवामी एक्शन पार्टी या कमेटी है, ये जो भी हैं जिन्होंने एहतजाज ये पूरा ज़ाहिर ऑर्गेनाइज़ किया, बड़े महीनों से तहरीक चल रही है, इनकी आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी है? नहीं, ये एक्चुअली सिविल सोसाइटी से स्टार्ट हुआ था ये एहतजाज, उस ट्रेड यूनियन दाखिल हो गई थी। और जो आज़ाद कश्मीर की जो पार्लियामेंट है या आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली है, उसमें इनका कोई रुकन, कोई पार्लियामेंट का कोई आदमी उसमें इनका नहीं है। और ये सारे तजारत के पेशा लोग हैं, मैक्सिमम ताजिर हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वकला हैं, उसमें कुछ सहाफ़ी हैं और आम ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, वो लोग हैं जो आम सोसाइटी के अंदर काम करने वाले लोग। तो जाहिर है अब आगे अगर इन्होंने अपनी मौसर आवाज़ बनना है, पार्लियामान में जाना है, हर दफ़ा सड़कों पर एहतजाज और सैकड़ों ज़ख्मी और कुछ अफराद की जान तो नहीं जा सकती। Do they also plan to take this up as a political party और आगे फिर इलेक्शन में भी हिस्सा वगैरह लेंगे? I'm sure. मैं नहीं समझता, कम से कम जो हमारे सहाफ़ी हल्के हैं या जो सियासी तज्जियाकार हैं वो नहीं समझते कि इनको कोई कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेगी जहाँ से ये वोट ले लेंगे। एक्चुअली जो पावर है वो अब यंग जो हमारी यूथ है, आने वाली यंग जनरेशन है, उसको अपनी पावर के ऊपर ज़्यादा होता है, और इनके साथ यूथ बहुत ज़्यादा है और अक्सरियत के साथ तलबा है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि क्योंकि यहाँ पर तलबा यूनियन के ऊपर पाबंदी है, अगर नाम से तलबा यूनियन मौजूद हैं लेकिन उनके ऊपर पाबंदी है। अगर उनके बाकायदा इलेक्शन करवाए जाए और पोलिटिकल प्रोसेस शुरू हो वहाँ पे, तो मुमकिन है ये जो महरूमी का एहसास है ये खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आरिफ उर्फी, हमें बड़ा डिटेल्ड आपने अपडेट दिया और हम एक सिचुएशन समझने की भी कोशिश कर रहे थे। सिर्फ वहाँ नहीं, बहुत सारी जगह तलबा यूनियन पे पाबंदी है, सो उस पर भी हम वक्त बात करते ही रहते हैं। बट अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने स्टूडेंट्स और स्टूडेंट यूनियंस की भी आप बात कर रहे थे, तो आई वाज एक्चुअली कंसर्न कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो ये सब कुछ अब हो रहा हो तो जो यंगस्टर्स होते हैं, बच्चे जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन खैर वहाँ तो रीजंस थे, यहाँ के रीजंस की समझ नहीं आ रहे, क्योंकि आपको पता है कि कराची में भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और कराची में मैट्रिक के इम्तहानात जारी हैं और हमेशा की तरह
नकल माफिया के सामने महकमा तालीम जो है वो बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। ये एवरी सिंगल ईयर हम एग्जैक्टली इन दिनों में यही बात करते हैं। पेपर्स जो हैं वो अभी शुरू नहीं होता कि सोशल मीडिया पर बिल्कुल छपा होता है, सामने आ जाता है। अभी तक ये बात समझ नहीं आई। आई गेस इसके लिए एडमिन को ना इंटरनेट ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी वो जो हमारी नी जर्क रिएक्शन जो हर चीज़ का होता है ना जी, इंटरनेट बंद कर दो, तो शायद इसके लिए भी करना पड़ जाए। 3 दिन पहले गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल कुरंगी में 2 अफराद नकल कराते पकड़े गए, जिनमें से एक पुलिस एहलकार और दूसरे ASF का इंस्पेक्टर था। इस पे ज़रा हम ज़रा पॉज देंगे कि ज़रा देखें कि हम स्टूडेंट्स को क्या पकड़ेंगे जो बेचारे नकल कर रहे हो, नकल कराने वालों को देखें कि वो क्या क्या पहुंचे। इंस्पेक्टर हैं, SF से उनका ताल्लुक है और भी मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखते हैं। अफराद को पुलिस के हवाले किया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें उसी वक्त छोड़ दिया, ऑब्वियसली क्योंकि पेपर्स हो रहे थे ना। पहले तो जाके तुम चीटिंग कराओ। सॉरी, वी आर जस्ट मेकिंग अ जोक आउट ऑफ इट बिकॉज इट हैज बिकम अ बिट ऑफ ए जोक। फिर वो भी हमने विजुअल्स देखे जहां बगैर कुर्सियों के, गर्मी में बगैर पंखे के, भेड़ बकरियों की तरह बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं। और इम्तहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लका इदारों को फिलफौर बिजली की बिला तातुल फराहमी की हिदायत भी की थी। लेकिन ये वो मनाज़िर है बाय द वे जब ज़मीन पे बैठे। हाँ जी, लेकिन ये एक दिन का मसला नहीं है। बरसा बरस से कराची में मैट्रिक के इम्तहानात ऐसे ही हो रहे हैं। अब पता नहीं, सैड बात पता क्या है, ऐसे तो हो रहे हैं, ऐसे कब तक होते रहेंगे? ऐसे ही होते रहेंगे। This is the real tragedy। बात ये है कि हर साल यही बात होती है, तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव भी इंसान हो ही सकता है ना। आपको पता है कि एग्जाम्स होने वाले हैं, अगर फॉर इंस्टेंस ये छोटी सी एक नोटिफिकेशन ही देनी है कि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं और लोड शेडिंग ना करें, तो क्या आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन जारी होनी थी? एक हफ्ता पहले भी प्रेपरेशन में फॉर दिस इंटायर मंथ, जहाँ कहीं ना कहीं तो इम्तिहान चल ही रहे होंगे, तो आप प्रिपेयर्ड रहे ना। मतलब मैट्रिक बोर्ड एंड में तो चीज़ें याद आती हैं कि ये काम है कि वो इंटीमेट कर दे मुतल्लका वजारतों को, मुतल्लका इदारों को कि भाई आप बिजली वगैरह के नोटिफिकेशन बर वक्त जारी करते हैं। खबरें नहीं चलेंगी, लोग नहीं TV पे देखेंगे, बच्चे गर्मी में बिलबिला रहे हैं, पसीने बह रहे हैं, इंक फैल रही है पेपर पे, तब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा। भाई एक कोई तैयारी भी तो होती है। नहीं होती ना। अच्छा, समझ नहीं आ रही आपको? चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची डॉक्टर शरफ अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप कराची में मैट्रिक के इम्तहानात में नकल ले लें, बदकिस्मती से मामूल बन चुका है। इम्तहानी सेंटर्स की खरीदो फरोख्त से शुरू होने वाला किस्सा है ये, और फिर बासर लोगों की निगरानी में नकल तक चलता रहा। आपकी नज़र में क्या बुनियादी वजूहात हैं कि सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा? चलिए, नकल एक नासूर है जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है। अब लोग इसको बुराई नहीं समझते। हम समझते हैं कि ये जब तक सोसाइटी जो है वो अपना रोल नहीं प्ले करेगी, एक मास कैंपेन शुरू नहीं होगी मीडिया पर और गवर्नमेंट के सतह पर कि लोगों को बताया जाए, जिस तरह से तंबाकू के ख़िलाफ़ जो है मुहिम होती है, जिस तरह से पोलियो की एक जो है कैंपेन चलती है, इसलिए जो है वो नकल के ख़िलाफ़ भी जो है वो सोशल कैंपेन होनी चाहिए, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के अलावा जो है वो हमारे जितनी भी नुमाइंदे हैं उनको शिरकत करनी चाहिए और उनको भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। जो 62 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ इस दफ़ा हमने फैसला किया है कि हुकूमत की सतह पर हर किस्म की जो है वो कार्रवाई होगी और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। कराची में एक माफिया है, तो उनके लिए भी जो है वो हम जो है उन्हें गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट की हुई है कि बराए मेहरबानी उनके हदों के लिए, उनके ख़ात्मे के लिए हमसे मदद करें, क्योंकि वो जो है बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म है और बड़े पैमाने पर किसी भी और इलाके से कराची के जो है लोग ज़्यादा परेशान हैं इस माफिया से। वो माफिया किसी के कब्ज़े में नहीं आ रही, वो माफिया जो है वो तमाम लोगों को जो है वो यरगमाल बना लेती है। वो माफिया जो है हर किस्म की जो है हरबे इस्तेमाल करती है ताकि वो अपने मकासद में कामयाब हो सकें। ये बड़ी अजीबो गरीब सी बात है कि वो मतलब किसी के हाथ में नहीं आ रही है। नकल माफिया कौन है, उनको पकड़ा जाए, ये कैसे हो सकता है? सालों से एक ही चीज़ चल रही है। अच्छा, ये तो एक तो नकल माफिया है, दूसरा ये शायद हो सकता है कि जो पेपर्स लीक हो रहे हैं वो तो कहीं अंदर से ही हो रहे हैं ना, डिपार्टमेंट में से, क्योंकि वहीं बनते हैं, वहीं से निकल भी जाते होंगे। उसको पकड़ना भी इतना ही मुश्किल है और साल यही हो रहा है कि पेपर्स लीक होते हैं। हर पेपर होने से कुछ घंटे पहले इंटरनेट पर आ चुका होता है।
ये वक्त से पहले पर्चा आउट होने का एक कंसेप्ट अजीब है। हम जो है एज बोर्ड अथॉरिटीज़ आपको एकदम इल्म में लाएँ कि पर्चा हम जो है वो 50 से 40 मिनट पहले जो है वो बोर्ड सेंटर में पहुंचा देता है। सेंटर से अगर जो है वो बोर्ड में से लेकर और सेंटर में पहुंच गया है तो वहाँ पर ज़ाहिर 25 मिनट 20 आधा घंटा पहले वो सेंटर सुपरिटेंडेंट उसको ओपन करता है और उसके बाद जो है वो किसी अपनी क्लासों में 16 क्लास होते हैं, किसी 20 क्लास होते हैं, किसी में जो 25 क्लास होते हैं, उस हिसाब से काउंट करके पर्चे वो क्वेश्चन पेपर्स वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसी दौरान अगर कोई इन्विजिलेटर वगैरह उसको जो है वो व्हाट्सएप पर शॉट लेकर जो अगर बाहर भेजता है, ये पेपर जो है वो आउट होना नहीं कहलाता। पेपर आउट होता है जब पेपर शुरू होने से रात को आउट हो जाए, सुबह सवेरे आउट क्या होता है तो वो उसको आउट कहते हैं। जब आप सब अंदाज़ा लगाएं कि 9 बजे पेपर होता है तो अगर ये 8:30 से पहले या 8:40 तक सेंटर में पहुंचा दिया जाता है, अगर 9:30 शुरू होता है तो 9 बजे तक पहुंचा दिया जाता है। अगर उसके बाद ये सोशल मीडिया पे आता है तो इसको आउट नहीं कहते। जो है वो कहीं से कोई जो है वो मिस्चिफ मैन, कोई ऐसा बंदा नासूर किस्म का जो ख़ास तौर पे जो है वो उस्ताद होते हैं जो इन्विजिलेशन का काम करते हैं, वो अगर फ़ोटो का शॉट लेकर और बाहर निकाल देता है तो उसको आउट नहीं कहते। चलिए 30-40 मिनट बहुत होता है। अगर पेपर में कोई MCQs टाइप चीज़ें हैं तो वो तो आराम से 30-40 मार्क्स तो उधर ही मिल गए जब पता चल गया कि क्या था और क्या जवाब देना है। तो जिसने चीटिंग करनी है उसके लिए 10-15-20 मिनट भी बहुत हैं। और मोबाइल आपको पता ही है कहाँ रोकथाम हो पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डॉक्टर शरफ अली शाह। आप भी उतने ही बेबस नजर आए हमें जितने हम इस मामले को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि अगर हमारे माशरती इक़्तिदार इस हद तक गिर गए हैं कि हमें ये बताने के लिए कि नकल बुरी बात है मुहिम चलानी पड़ रही है। मतलब कि जब से हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना, एटलीस्ट हम अपनी बात कर लें, पिछले 8 साल तो अब हो चुके हैं। एवरी ईयर वी टॉक अबाउट द सेम थिंग। हम कितनी बार नए आइडियाज़ भी देते हैं कि ये कर ले वो कर ले, लोगों से भी बातें करते हैं किस तरह रोका जाए, बाकी मुल्कों का भी हवाला देते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं रुकनी। और अब लगना स्टार्ट हो गया कि ये इसलिए नहीं रुकनी क्योंकि कोई रोकना नहीं चाहता। कराची में 9वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा 40 मिनट पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। आज की बात कर रहे हैं हम। सो अगर किसी के पास 20 मिनट भी मैसर हैं तो वो आराम से ये पर्चा देख के अगर उसको मिल गया आंसर्स वगैरह डिटर्मिन कर सकता है कि क्या पेपर में आने वाला है, जो आज से 40 मिनट बाद, अब से 40 मिनट बाद शुरू होगा। सो इसको भी एक्चुअली पर्चा आउट होना ही कहते हैं। बट येस, इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बट हाउ वुड यू कंट्रोल? दैट इज़ योर जॉब। दिस इज़ एक्चुअली योर जॉब टू डिटर्मिन कि ये कैसे आपने कंट्रोल करना है। आज होने वाले तीसरे और फैसला कुन मैच की बात करेंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और फाइनल मार्क आज होने जा रहा है। अब तक 3 मैचेस की T20 सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला मैच आयरलैंड ने और फिर दूसरा हमने अपने नाम किया। दोनों मैचेस में एक चीज़ साबित हुई कि आलमी रैंकिंग में कहीं नीचे की मेज़बान टीम पाकिस्तान को बराबर की टक्कर दे रही है। और क्रिकेट हलकों में इस बात को तशवीश की निगाह से भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग के साथ मैचेस खेल रहा है। बैटिंग लाइनअप तो फिर अपनी सलाहियतें बड़ी हद तक साबित कर रही है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है दूसरी तरफ। सो ये है सूरत हाल। और कल भी पिछले मैच में भी हमने देखा था कि 194 रन का बड़ा हदफ आयरलैंड जैसी टीम हमें देने में कामयाब हो गई थी और हमारे बॉलर बहुत रन खा रहे हैं। तो कुछ हैं इश्यूज दैट वी नीड टू टॉक अबाउट, और डेफिनेटली गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप तो ये कंसर्न्स होने चाहिए और इनको एड्रेस भी करना चाहिए। हमें ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने। ही इज नाउ अ पार्ट ऑफ जियो फैमिली। थैंक यू अहमद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, रैंकिंग और रेपुटेशन भी अगर हम कर लें बात, तो यही लग रहा था कि आयरलैंड की टीम पाकिस्तान के लिए बिल्कुल हलवा साबित होगी, लेकिन अब हम ये खुल के कहते नहीं है क्योंकि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो यकतरफा मुकाबले होंगे, ये भी बड़ी बातें हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या आयरलैंड बहुत बेहतर हो गई है सडनली, या हम ज़्यादा इजी ले गए थे? हमें प्रॉब्लम है ना, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते होते हैं। देखिए, इम्प्रूवमेंट कर रही है दुनिया आगे की तरफ जा रही है। और जिस तरह की रिसेंट पास्ट में हम लोगों ने क्रिकेट खेली है, स्पेशली अभी जो न्यूजीलैंड भी आया हुआ था उनके खिलाफ भी हमने सीरीज जो है लेवल की, और उसके बाद वहां पे भी जाके पहला मैच हम हारे। शोज के दुनिया इवॉल्व हो रही है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा रही है। तो अगर आपने भी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट लेवल पे बड़ी टीमों के साथ 1, 2, 3 की जो टीमें हैं दुनिया में,
उनके साथ अगर आपने कम्पीट करना है तो आपको इवॉल्व होना है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है अपना माइंडसेट उसको तब्दील करना है। जिस तरह के हमने सेकंड T20 में बैटिंग देखी है, जिस तरह की एग्रेसिव अप्रोच दिखाई है, इसी तरह ही खेलना चाहिए। रिस्क लेना ही पड़ेगा अब आपको। आप देखें हमारे ऊपर से 2 आउट हो गए सेकंड T20 में, हालांकि 190 करवा दिया था, लेकिन फिर भी कितना आराम से जीत गए। तो इट शोज के T20 में अब वो एंकरिंग वाला रोल चला गया। याद आप अंदर जाते हैं, अंदर जाके आप इम्पैक्ट क्रिएट कीजिए, अगर नहीं तो लेट समबडी एल्स कम। और आपके पास तीसरे चौथे पांचवे इसी तरह के प्लेयर्स होने भी चाहिए कि जो आके मैच को अवे कर दें। तो दुनिया के पास अब अगर आप देखेंगे पहले 5-6 प्लेयर वो इस तरह के हैं, एक नहीं चलता वो दूसरे पे रिलाई करते हैं, वो तीसरे पे रिलाई करते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि वो अपनी अग्रेसिव इंटेंट से खेलते रहें। दैट इज व्हाई दे इवॉल्विंग। अच्छा अहमद, पहले दोनों मैचेस में बैटर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ना सही, काबिल कबूल ज़रूर थी, लेकिन दोनों मैचेस में बॉलिंग ने ज़रा हमें परेशान किया। आपकी नज़र में आज मैच जीतना है तो क्या हम कोई तब्दीली करें? स्पिनर की बहुत बात की जा रही थी, क्या कर सकते हैं हम? अगर आप बॉलिंग की बात करेंगे, बिल्कुल देयर आर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमारी बॉलिंग के लिए, बिकॉज बॉलिंग से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और अगर आपने कोई टूर्नामेंट विन करना है तो आपकी बॉलिंग को स्टेप अप करना पड़ेगा। अभी टूर्नामेंट में टाइम है, अभी हमारे पास कुछ आध मैचेस हैं इसके बाद भी, तो श्योरली जो कोचिंग स्टाफ है वो इस पे काम करेगा और देखेगा क्या चीजें मिसिंग है, बिकॉज बॉलिंग जो हमारे सारे के सारे बॉलर्स थे बिल्कुल फ्लैट नजर आए और मेरे ख्याल से अभी भी गुंजाइश है कि आपको इब्रार को इंडक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, फाइनली ये बता दें कि आयरलैंड में जैसा मौसम होता है उसमें आम तौर पर टॉस को बड़ी अहमियत दी जाती है, तो आज बाबर टॉस जीतते हैं तो उन्हें बैटिंग पहले करनी चाहिए, बॉलिंग पहले करनी चाहिए, और क्यों? देखिए, डिपेंड करेगा कि आपका एक तो ओवरकास्ट कंडीशन क्या है। नॉर्मली ये होता है कि जब आप इतनी छोटी टीमों से खेलने जाते हैं तो आप अपनी चीजें टेस्ट एंड ट्राई करते हैं, आप कभी चेस करते हैं, आप कभी पहले बैटिंग करते हैं, लेकिन जब आप इनसे हारने लग जाए तो फिर आप इनके खिलाफ भी वही प्लान बनाते हैं कि यार कहीं एक और मैच हार ना जाए, वो सीरीज चली जाएगी। तो अब अगर इन्हें दोनों क्रिकेट देखें, आप दोनों मैच में जो क्रिकेट खेली आयरलैंड ने बड़ी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, तो अब उन्हें भी यही करना पड़ेगा कि अब जिस तरह उनकी बॉलिंग ने 180 कंसीड किया है, 190 कंसीड किया है, तो वो चेज ही करने जाएंगे। वो मेक श्योर करेंगे कि हाँ चले, आप उनकी जो बॉलिंग है वो बगैर बैटिंग से आयरलैंड की ज्यादा वीक है, तो मेरे ख्याल से इनको चेज ही करने जाना चाहिए, क्योंकि बैटिंग ने अभी बड़े आराम से 190 और रन चेज किए हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस में होंगे। एट द सेम टाइम आपकी सही प्लेइंग 11 अंदर उतरना जरूरी है, बिकॉज चंद एक मैचेस रह गए हैं वर्ल्ड कप से पहले, और वर्ल्ड कप में आपको इस तरह के बॉलर्स चाहिए जो आपके मिस्ट्री बॉलर्स हैं, आपके अटैकर हैं, जो आपको आउट करके देंगे। तो वर्ल्ड कप से पहले उनका फॉर्म में या उनको मैचेस खिलाना बहुत जरूरी है। अभी भी मैं बोलूंगा कि इस प्लेइंग 11 में आपको इब्रार को इंडक्ट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, अब दुआ करें इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। बाकी जितनी टिप्स वगैरह थी वो तो अहमद शहजाद ने दे ही दी टीम के लिए। अच्छा जी, एक बड़ा ही अजीब केस है जिसको हमने डिस्कस करना है। हम भी सुन के ज़रा परेशान भी हो गए थे, हैरान भी हुए थे। कराची के इलाके DHA में बंगले से 16 साला मुलाजिमा की लाश मिलने के मामले में अहम पेशरफ सामने आई है। ये वाक़या डिफेंस खैबान बुखारी में पेश आया। बंगले के मालिक के मुताबिक वो इतवार को घर से बाहर गए थे, वापस आए तो लड़की पंखे से लटकी हुई थी। उन्होंने फर्स्ट एड देने की खातिर उसे नींद से उतार दिया, मगर वो जिंदा नहीं थी। पुलिस को पहले तमाम मामला पुरस्कार लग रहा था, मगर अब हुक्काम ने वाक़े को खुदकुशी करार दे दिया है। DIG साउथ का कहना है कि तफ्तीश के मुताबिक डिफेंस खैबान बुखारी में घर से 16 साला मुलाजिमा का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि इम्कान है कि उसने अपने एक दोस्त की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी की है। ओहो, अच्छा, कैसे ये डिटरमिन किया, ये भी एक अहम सवाल है। हमारे साथ हैं काशिफ, क्या डिटेल्स हैं, क्या पता चला अब तक, हुआ क्या था? जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है कि 2 रोज़ कबल डिफेंस खयाबान बुखारी में एक लड़की जो है वो एक घर से उसकी लाश मिलती है। उसके बाद तफ्तीशी टीम और पुलिस हुकाम जो है उस पर कार्रवाई करते हैं। ताहम इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से कहा गया कि वाक़या मशकूक लगता है। जब जो बंगले का मालिक है वो एक डॉक्टर हैं और उनसे जब पुलिस की जानिब से पूछगछ की गई तो उनकी जानिब से बताया गया कि दोपहर के वक्त वो घर से निकले हैं अपनी फैमिली के साथ, और जब रात गए वापस आएँ तो उनको एक पंखे से लटकी
हुई लाश जो है वो नज़र आई है और वो उसी खातून की थी जिसका नाम जो है वो 16 साल फारिया बताया जाता है। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता ये चला कि 2 साल से इसी बंगले में जो है वो ये काम कर रही थी। ताहम मज़ीद इंटेरोगेट किया गया और इब्तदाई तौर पर जब ये कहा गया था कि ये वाक़या जो है मशकूक लगता है, उसके बाद इस वाक़े का पोस्टमार्टम हुआ और अहल खाना से भी पुलिस की जानिब से पूछगछ की गई। गुज़िश्ता रोज़ जब हमारी तफ्तीशी हुकाम से और DIG साउथ से बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया है कि वाक़े की मुख्तलिफ पहलू सामने आए हैं, जिसमें एक पहलू ये भी आया है कि इस लड़की की जो है वो एक करण नामी नौजवान से जो है वो दोस्ती थी। ताहम इस हवाले से इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ शवाहिद मिले हैं कि जिससे ये साबित हो रहा है कि जो वो लड़का है वो इसको ब्लैकमेल करता था, इसी से तंग आकर इसने जो है वो ख़ुदकुशी की है। ताहम अब ये ख़ुदकुशी कन्फर्म हो गया है। वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया है। जो लाश है वो तमाम तर ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई थी। वर्सा जो है वो लेकर उसे हैदराबाद रवाना हुए थे। ताहम तदफीन के बाद वो वापस आएंगे, उसके बाद इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, साथ ही साथ मज़ीद शवाहिद भी इकट्ठे किए जाएंगे। जबकि तफ्तीशी हुकाम से जब हमारी तफसील से इस पर बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ CCTV फुटेज जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जो बंगले का जो मालिक है, जो डॉक्टर है, उनको और उनकी फैमिली के बयानात भी लिए गए हैं। जबकि जो करण नामी लड़का इसमें बताया जाता है उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, लेकिन वो अब तक पुलिस की हिरासत में नहीं आया है। जो लड़की की फैमिली है उससे भी मुख्तलिफ बयानात लिए गए हैं। लड़की का जो मोबाइल फ़ोन है उससे मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि घर के अंदर कोई ऐसी CCTV फुटेज मौजूद नहीं थी जिससे जो है वो ऐन वाक़े के वक्त की तमाम तर तफसीलात सामने आ सकें। जी, मगर आने जाने का तो पता लग सकेगा ना जब ये लोग घर से गए हैं कि उसके बाद कोई आया या नहीं आया। अगर कोई नहीं आया तो सर्टनली फिर खुदकुशी के इम्कानात बढ़ जाते हैं या पुलिस डिटर्मिन करेगी क्या करना है। जी बिल्कुल, DIG साउथ से जब हमारी बात हुई अब्दुल्ला, तो उनकी जानिब से ये कंफर्म कर दिया गया है कि वाक़या खुदकुशी ही है और जो लड़की से शवाहिद मिले हैं वो भी यही बताते हैं। ताहम अब पुलिस की जानिब से मज़ीद तफसीलात इकट्ठी कर ली गई हैं। जब बंगले के मालिक जो डॉक्टर हैं उनका जब बयान लिया गया तो उनकी जानिब से बताया गया कि जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने एक पंखे से लटकती हुई लाश देखी, तो उनकी जानिब से ही उन्हें जो है वो उतारा गया और तमाम तफसीलात जो है वो चेक की गई। ताहम बंगले का जो बाहर का CCTV फुटेज है वो हासिल कर ली गई। ओके काशिफ, थैंक यू। बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है। इमेजिन कमिंग होम टू फाइंड समथिंग लाइक दिस, और जिसमें आपका कोई लेना देना ना हो, और लेकिन ये डिटर्मिन हो गया कि कोई ब्रेक इन इनटू द हाउस नहीं था। हाँ, nobody broke into the house and this was suicide। लेकिन कितना प्रेशर होगा for somebody as young as 16 years old to take their own life। तो वो जो लड़के को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें ज़रा तेज़ी लानी चाहिए। वो जो ब्लैकमेल कर रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था, और उसको शामिल तफ्तीश हासिल में करना चाहिए कि उसने ऐसा क्या किया कि एक बच्ची ने अपनी जान ले ली। कातिल तो हुआ ना वो। थैलेसीमिया एक ऐसा मरज़ है जिसमें खून की तब्दीली से ही ट्रीटमेंट की जाती है, और इसी तरह हेमोफीलिया भी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में खून के अमराज में मुब्तला अफराद खुसूसन बच्चों की तादाद हज़ारों में है। इसलिए बहुत अहम है कि खून के हुसूल, इसकी स्टोरेज, तरसील, पर वक्त दस्तयाबी वगैरह का एक बेहतरीन निज़ाम मौजूद हो। मुख्तलिफ तंजीमें इस सिलसिले में काम तो करती हैं, लेकिन असल किरदार तो हुकूमती रेगुलेटर्स का ही होती है। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी जैसे इदारा भी एक ऐसा ही है। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर दुरनाज जमाल, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया और खून से मुताल्लिक़ दीगर बीमारियाँ इतनी ज़्यादा क्यों हैं? क्या हम ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इधर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन दिस रीजन? इतनी ज़्यादा इसलिए है कि जो है हमारे पास, हमारी कम्युनिटी में वो अवेयरनेस अभी तक शायद नहीं आ सकी है कि जहां वो समझें कि ये बीमारी किस तरह से फैलती है। इट्स नॉट अ कंटाजियस डिजीज के साथ बैठने से या साथ खाने पीने से या अदरवाइज इस तरह होगी। ये ज़्यादातर फैलती है पेरेंट्स से बच्चों में, और हमारे पास जो फैमिली मैरिजेस होती हैं, कज़न मैरिजेस होती हैं, उनमें ज़्यादातर जो है ना हमें ये थैलेसीमिया की बीमारियां उन बच्चों में, उन फैमिलीज में नज़र आ रही होती हैं। तो हम अभी तक कोशिशें तो बहुत की हैं, ना सिर्फ हमने हम आई मीन टू से कि गवर्नमेंट प्लस हमारे साथ NGOs जो भी थैलेसीमिया सेंटर्स रन कर रहे हैं,
वो भी कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि उन कम्युनिटीज़ तक पहुँचें, उनको हम बता सकें। हम यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके जो है इस टाइप के सेमिनार्स करते हैं, स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं, और वर्ड ऑफ माउथ भी होता है कि जैसे मेरे ऑफिस में जितने लोग हैं उन सबको मैं कह रही होती हूँ अपनी अपनी फैमिलीज़ में जो है आप ये मैसेज ज़रूर पहुँचाओ कि बिफोर गोइंग फॉर मैरिज, जिनकी भी शादियां हो रही हैं, चाहे वो फैमिली मैरिजेस हों या अदरवाइज, उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि शादी से पहले लड़के का टेस्ट जो है, लड़के की स्क्रीनिंग थैलेसीमिया के लिए ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहबा, बीमारियां हों या हादसात हों या दीगर वजूहात हों, खून की अशद ज़रूरत रहती ही है। ये एक पूरा निज़ाम है जिसमें खून के हुसूल से तरसील तक काफ़ी मराहिल हैं। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी का इसमें क्या किरदार है? असल हमारा किरदार यह है कि वी आर रेगुलेटरी अथॉरिटी। सिंध के अंदर इस वक्त जो है 176 ब्लड बैंक सारे प्रोविंस में, जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ सब आ जाते हैं। हमारा किरदार यही है कि हम देखें कि ब्लड बैंक के अंदर जो आपने एक टर्म यूज की कि वो डोनर से लेके वेन टू वेन, हम बोलते हैं कि डोनर की वेन जहाँ से हमने ब्लड लिया है वहां से लेके रेसिपिएंट या पेशेंट की वेन, उस तक का सारा प्रोसेस जो है वो अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू ग्लोबली सेट स्टैंडर्ड्स है या नहीं है। उसमें 2-3-4 चीजें आ जाती हैं कि स्क्रीनिंग, उस ब्लड की स्क्रीनिंग करवाना लाजमी है ताकि 5 डिजीजेस जो इस वक्त बहुत ज्यादा हमारे पास जो है उनका रेशियोज आ रहे हैं, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस B, C, उसको देखा जाए कि कहीं जो डोनर था उसके अंदर वो बीमारियां तो नहीं थी। उसके अलावा मलेरिया और सिफिलिस, ये 5 बीमारियों के लिए देखा जाता है। अगर वो डोनर के अंदर बीमारियां हैं तो वो ब्लड डिस्कार्ड कर दिया जाता है, हम आगे उसको जो है नहीं प्रोसेस करवाते हैं। अगर तो वो स्क्रीनिंग हो गई और ब्लड बिल्कुल ठीक है तो उसकी बाकी प्रोसेसिंग होती है, जिसमें अगेन मेजर एक जो चीज होती है कि कोल्ड चेन कितना मैनेज हो रहा है, क्योंकि ये भी वैक्सीन की तरह जो है टेम्परेचर सेंसिटिव चीज होती है हमारा ब्लड जो है, तो वो एक एक्यूरेट टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है, जिसको कोल्ड चेन मैनेजमेंट कहते हैं। कि जब वो ब्लड बैंक के अंदर से निकलकर हॉस्पिटल तक भी जा रहा है तो उसकी कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए। जब तक वो पेशेंट को लग रहा है उसकी कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए ताकि वो एफिकेसी रहे, इफेक्टिव रहे। साथ में ही जो डोनर के लिए क्राइटेरियाज हैं वो मतलब लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको कि SBTA रेगुलेट करता है, देखता है कि वो उन सारे क्राइटेरियाज पे पाबंद है या नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के डायरेक्टर डॉक्टर दुर्रेनाज जमाल। ये कितना फीजिबल है और कितने लोग मानेंगे कि शादी से पहले खास तौर पे अगर कजन मैरिजेस हो रही हैं तो एक ब्लड टेस्ट करा लें? आई डोंट नो, मतलब कि निकाह नामा तो पढ़ने दिया नहीं जाता किसी को, लड़के को भी मुश्किल और लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं, लेट अलोन के जाके अपने खून का टेस्ट कराएं। थैलेसीमिया जो है सिर्फ इसी तरीके से रोका जा सकता है, देयर इज नो अदर वे। और ज़ाहिर है उसकी कंप्लीट साइंस है, जो डॉक्टर ही आपको बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं कि अगर आप दोनों में कुछ हैं इस तरह के आसार तो आपके बच्चों में या तो यकीनी होंगे या नहीं होंगे या बहुत मिनिमम चांसेस हैं। सो या यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, इट इज़ योर ओन डिसीजन। बट खून ज़रूर अतिया करना चाहिए, सदका जारिया है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत। इससे पहले हमने तफसील से ज़रा आज होने वाले मैच की बात की है जो आयरलैंड के खिलाफ हमारा तीसरा और फैसला कौन मार्का है। आगे चलकर और भी बात करेंगे इसके। हमने कुछ विजुअल्स आपको दिखाने, दे आर एक्चुअली हैविंग फन ओवर देयर एज वेल एंड अचीविंग। मौसम भी अच्छा है ना तो अच्छा ही लग रहा है, हमारे यहाँ की निस्बत तो फिर अच्छा ही लगेगा जहाँ भी आजकल मौजूद हैं लोग, कोई भी कहीं भी। ओके, अभी हम आपको कुछ सियासी मामलात, PMLN की सियासी मामलात से अपडेट रखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है और पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास रवां हफ्ते तलब कर लिया गया है। लीगी रहनुमाओं का ख्याल है कि जमात का नाम भी नवाज शरीफ से मंसूब है, वोट बैंक भी उन्हीं का है, इसलिए पार्टी सरबराही भी उन्हीं के पास होनी चाहिए। पार्टी समझती है कि नवाज शरीफ को बाकायदा साजिश करके वजारत उस्मा के साथ पार्टी सदारत से हटाया गया। एक आम तासुर यह भी है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त सियासी बयानिए से महरूम है। पार्टी को मकबूल बयानिए की तलाश है। नवाज शरीफ को सियासी महाज गर्म करने और पार्टी के लिए कोई मौसर बयानिया लाने के लिए सदर बनाया जा रहा है। ज़राए क्या बताते हैं? और ज़राए के मुताबिक लीगी रहनुमाओं का ख्याल है कि नवाज शरीफ के पार्टी सदारत संभालने से पार्टी की मकबूलियत और अवामी हिमायत में इजाफा होगा। नवाज शरीफ को दोबारा सदर बनाने की तारीख 28 मई रखी गई है। 1998 को बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे और यौम तकबीर पर उन्हें पार्टी सदर
बनाना उनकी कौमी खदमात का एतराफ़ भी होगा। बड़ा सोच लगाई है इन्होंने पीछे, और मुस्लिम लीग नून ही की बात हो रही है। तो कल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने स्किल्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया, और उस मौके पर इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम पर लाहौर हाई कोर्ट के एक जज के रिमार्क्स का जिक्र करते हुए वो काफ़ी देर तक हंसती रहीं। सुने। अब हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत जल्द बाइक्स का प्रोग्राम भी लॉन्च करने जा रहे हैं। 20,000 से हम शुरू कर रहे हैं। और उस दिन मैं टीवी पे देख रही थी, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ना वो स्कीम रोक दी बाइक्स वाली, और आई थिंक केस कोई और चल रहा था, तो अचानक उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा कि अगर ये पेट्रोल बाइक्स जो हैं या ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ये आप स्टूडेंट्स को देंगे तो वो ये बाइक्स लेके लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे। तो मुझे हंसी आ गई। फिर कहा कि वन व्हीलिंग करेंगे। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की। आई थिंक वन व्हीलिंग नहीं हो सकती। तो पब्लिक वेलफेयर के जो मंसूबे हैं उनको रोकना, सिर्फ इसलिए रोकना कि उसमें कोई सियासी इंटेंशंस हों, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब बात नहीं है। मैं जज साहब को कहूँगी कि इस पे नज़र षानी ज़रूर करनी चाहिए, और आप एग्जीक्यूटिव के काम में अगर इंटरफेयर करेंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा। तो आपको ज़रूर इस पे नज़र षानी करनी चाहिए। ये एक्चुअली वैसे मज़े का खेज़ ही बात थी जिसपे उन्हें भी हंसी आ रही थी और हमें भी यहाँ हंसी आ रही थी। जस्टिस शाहिद करीम ने 3-4 दिन पहले शहर में स्मोक से मुताल्लिक़ एक दरख्वास्त की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए थे, विच इज़ उस वक्त भी हमने भी सुना था, तभी हमने भी सुना था, और हमें ये बात इतनी कोई अजीब, ये कोई बात है करने वाली। नंबर 1, नंबर 2, इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी तो लड़के जो हैं वो लड़कियों के स्कूल कॉलेज के बाहर जाएंगे, और वो तो पूरी पिछले 50 साल से इलेक्ट्रिक बाइक का इंतजार कर रहे थे ना, लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाने के लिए होता है, वो पहुंच जाते हैं। ये एक कल्चरल, एक ग्रोइंग अप फिनोमेना आप कह लें, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। मतलब इलेक्ट्रिक बाइक का उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। खैर, अभी हम मुस्लिम लीग नून की सदारत पे फोकस करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, ज़रा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून के सदारत के दौर की बात कर लेते हैं। जब से पार्टी उनके पास आई, क्या चैलेंजेस थे जिनका उन्हें सामना रहा, जिससे निमटे, क्या मौक़े थे जो उन्होंने गंवाए? मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए उनका दौर कैसा रहा? जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए, उनके ख़िलाफ़ अदालत ने फ़ैसला दे दिया और फिर ये भी कह दिया कि वो पार्टी ओहदा भी अपने पास नहीं रख सकेंगे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग की क़यादत संभालना पड़ी। और एक बड़ा मुश्किल वक्त था, और मुश्किल वक्त से गुज़रे। उन्होंने मुकाबला किया PTI का, इमरान खान साहब की हुकूमत का, और मामलात को आगे बढ़ाया, अपने पत्ते अच्छी तरह से फेंटे, और इमरान खान की हुकूमत जो है उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो गए। फिर उन्हें हुकूमत संभालना पड़ी। लेकिन अब ये कहा जाता है कि उन्हें फ़ौरी तौर पर इंतखाबात करा देने चाहिए थे। अगर ऐसा हो जाता तो मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है उसको वो ज़ोफ़ ना पहुँचता जो बाद में पहुँचा। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने हरीफ जो हैं इमरान खान, उनको ज़िच किया, और फिर और वो अब जेल में हैं, और शहबाज शरीफ साहब दोबारा मुंतखब होकर इख्तिदार संभाल चुके हैं। तो इस लिहाज से अगर आप पावर पॉलिटिक्स के एतबार से देखें तो समझा जाएगा कि उनकी कामयाबी हुई है, और उन्होंने बड़ी यानी जहानत से या फिरासत से अपना रास्ता बना लिया है। अच्छा शामी साहब, अब मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो पार्टी के सदर बन रहे हैं, तो हालिया सालों में वो मुफाहमत से ज़्यादा मुज़ाहमत पसंद सियासी लीडर नज़र आते हैं। तो क्या इसका कुछ असर आपको लगता है कि अब पार्टी पे भी पड़ेगा? देखें, अब ना तो मुफाहमत का मामला है ना मुज़ाहमत का मामला है। अब तो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की जो सियासत है
उसका सामना करना है। और इमरान खान जेल में हैं, इसने उनकी क़ुव्वत में इजाफ़ा किया है। तो अगर आप मज़ाहमत का बयानिया इख्तियार करेंगे तो उससे भी हालात संभलेंगे नहीं, और अगर मुफाहमत में बहुत आगे चले जाएंगे तो उससे भी मामलात बेकाबू होंगे। तो उनको बड़े तवाज़ुन के साथ, बड़ी तदबीर के साथ, बड़े फूंक फूंक के कदम रखना होगा। पार्टी की तरफ तवज्जो देनी होगी, उसके कारकुनों को यकसू करना होगा, और अपने जो रूठ कर गए हैं लोग, मैं तो समझता हूँ उनको भी वापस लाना होगा। कितने लोग हैं जो पार्टी से जा चुके हैं, उसकी सफ़े अव्वल में थे, अब वो कोई अपनी पार्टी बनाने की सोच रहा है, कोई अपना दिल शिकस्ता हो चुका है, और कोई किसी दूसरी जमातों के साथ ताक जांग कर रहा है। तो ये भी एक मेरा ख्याल है लाजिम होगा कि अपने पुराने साथियों को भी अपने साथ मिलाएं, और नौजवान जो हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। और ये अगर यकसू हो के नवाज शरीफ साहब ये काम करेंगे तो मेरा ख्याल मुस्लिम लीग के से एक नए दौर का आगाज़ हो सकेगा। अच्छा शामी साहब, एक तनकीद जो मुस्लिम लीग नून पे होती रही है, होती रहेगी, वो ये कि ये तमाम अहम ओहदे अपने ख़ानदान में ही रखते हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी तो उनकी पहले भी चलती थी, आगे भी चलती रहेगी। क्या कभी इस बात पे गौर हुआ होगा कि भाई कोई अहम मनसब ख़ानदान से बाहर भी किसी को दिया जाए ताकि कारकुन की भी हौसला अफजाई हो, या ख़ानदानी जमात होने का जो ताना इन्हें लोग देते हैं वो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे? अब देखें, यानी जो हमारे मारूजी हालात हैं, अगर उनमें बैठकर देखें तो अगर ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सदारत किसी ऐसे शख्स के पास चली जाए जो नवाज शरीफ साहब के यानी हल्के में से हो सकता है, लेकिन फिर भी क़यादत तो उन्हीं के पास रहेगी। और मेरा ख्याल अभी मुस्लिम लीग नून को उससे ज़ौफ़ ही पहुँचेगा, और जो क़यादत है, जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, वो अभी रहनुमाई के लिए नवाज शरीफ साहब की तरफ देखते हैं। ऐसा ज़रूर है कि पार्टियों को शख्सियात से बालतर हो जाना चाहिए, और पार्टियों को इस तरीक़े से मुनज़्ज़म होना चाहिए कि वो शख्सियात के ताबे ना रहें, या लेकिन ये होते होते होगा। जब सियासत नॉर्मल तरीके से चलेगी तो फिर ही हम ये उम्मीद रख सकेंगे। अभी तो आप देखें, भारत में भी कांग्रेस जो है वो नेहरू ख़ानदान से आज़ाद नहीं हो सकी, और बांग्लादेश में देखें तो अवामी लीग जो है वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी के कब्ज़े में है, और वो मुसलसल वज़ीर आज़म बनती चली आ रही हैं। तो हमारे जनूबी एशिया के जो हालात हैं और जो नफ्सियात है, उसको भी पेश नज़र रखना होगा। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब आपके तज्ज़िये का। लेकिन ये सिलसिला जो है, ये साइकिल रादर जो है, इसको अब ख़त्म कर देना चाहिए। और इन दिस डे एंड एज लोगों की सेंटिमेंट जो है कि ये ख़ानदानी पॉलिटिक्स ही चल रही है, मोड़ मोड़ के वही लोग आ जाते हैं। दिस नीड्स टू गो नाउ। किसी और को इनको बीच में डालना पड़ेगा। और अच्छा, कुछ विजुअल्स आपके साथ शेयर करने हैं। दीज विजुअल्स आर फ्रॉम डबलिन। आपको पता है पाकिस्तान टीम जो है, आज तीसरा उनका T20 मैच है आयरलैंड के साथ। तो जब लास्ट मैच जीत लिया था ना, दूसरा वाला पाकिस्तान ने, तो ड्रेसिंग रूम में बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का अच्छा सा माहौल था, प्राइमरी खुशी का माहौल भी था, और केक कटिंग तो होनी होती है। तो केक कटिंग तो वी लव आवर केक्स, टाइम पास, वी लाइक टू हैव आवर केक एंड ईट इट टू। तो वही हो रहा था वहाँ। रियाज नजर आए, वो सारों को बड़े इंकरेजिंग कमेंट्स कर रहे थे, सारों के साथ हाथ मिला रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। स्पेशली जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी, उनको ज़रा देख लेना कि क्या होता रहा। नाइस मूड एंड अपबीट, अच्छे लग रहे हैं। वैसे अच्छा लगता है हमें जब हमारी टीम भी जीत रही हो, हमारे प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। कंग्रेचुलेशंस टू रिजवान वंस अगेन। और 12वां मैन ऑफ द मैच T20 का अवार्ड उन्होंने पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं जिन्होंने हासिल किया है। दैट इज़ अ बिग डील। आज के लिए भी दुआ मांग ले साथ साथ जल्दी से। अच्छा, अभी जो है ना, हम कल के हंगामा खेज इजलास की बात करेंगे। वैसे तो कौमी असम्बली का काम कानून साजी होता है, आवाम के लिए। आवाम के लिए कोई अच्छे फैसले हों, कोई बहस हो, कोई आवाम की बेहतरी के लिए कवानीन पर बात की जाए। लेकिन कल भी इजलास शोर शराबे और हंगामा आराई की नज़र हुआ। तहरीक इंसाफ ने अपैरेंटली तय कर लिया है कि खुद तो वो
जो चाहेंगे वही करेंगे बस। और हुकूमती अरकान को ये मौका नहीं दिया जाएगा कि वो भी जवाब दें। स्पीकर ने कल अपोजिशन लीडर उमर अयूब के पहले माइक दिया, कमोबेश 1.5 घंटे तक वो बोलते रहे। 1.5 घंटे तक नहीं हो सकता। हाँ जी, हुकूमती बेंचेस पर मुकम्मल खामोशी रही, सब सुनते रहे उनकी बात। उमर अयूब ने आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी के तहत मुकदमा चलाने का मुतालबा किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, उसकी कुछ स्निपेट्स हम आपको दिखाएंगे। बात यह है कि ये चाहते हैं कि बस यही बोलें, हमेशा से इनका यही वतीरा है। फिर लोग कहते हैं कि आप क्योंकि बस ये चाहते हैं यही बोलें और कोई ना बोले, और जब कोई और बोले तो फिर आग लग जाती है। बोलने तो दिया, इतना बोला, सुने दोबारा बोले। आर्टिकल 6 भी आप पढ़ लें। एनी पर्सन who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. आइन वाज़े है जनाब स्पीकर। फिर ख्वाजा आसिफ ने बारी मिलने पर जैसे ही बोलना शुरू किया, ऑपोजिशन अरकान ने आसमान सर पर उठा लिया। गैलरी से भी नारेबाजी होने लगी। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक प्रेशर में आते हुए महसूस हुए और उन्होंने ख्वाजा आसिफ को रोक कर पीटीआई चेयरमैन गौहर अली खान को बोलने की इजाज़त दी थी। ख्वाजा आसिफ इस पर इस कदर बरहम हुए कि उमर अयूब के साथ अपनी जमात के स्पीकर को भी सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बस जो मेरे सामने आएगा। देखिए, तरह ओलिवर क्रॉमवेल के साथ उसकी लाश की या उसकी हड्डियां कब्र से निकाल के जो है फांसी पर लटकाई गई थी। इसी तरह एक जाली फील्ड मार्शल ने अयूब खान ने, जिसने पहला मार्शला लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 इब्तदा वहाँ से होनी चाहिए, और फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। चले ख्वाजा आसिफ साहब, देख ख्वाजा आसिफ साहब ने इनको बात करने दी है, तो उन्होंने बात शुरू की, उनको बात करने दी जी जाती है। मैं I take an exception to that। जी बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए ख्वाजा साहब, बात कीजिए। आपने कोई नाम नहीं लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। आपने कोई नाम नहीं लिया, आप बात कीजिए। स्पीकर, ये एक तरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का सिर्फ। आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। अच्छा, कैन यू इमेजिन, अब्दुल्ला यू टेल मी, कैन यू इमेजिन अ सिचुएशन जहां स्पीकर जो हो, जिस पार्टी के हों, बैठे हों, लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ दिस आर्गुमेंट पीटीआई के हों, और वो अपने ही बंदे को बोलने ना दे। इसका तो मतलब है स्पीकर अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकर का ताल्लुक किसी पार्टी से होना नहीं चाहिए, और रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी वो हाउस का कस्टोडियन होता है। सो इसमें तो मेरा ख्याल है कि अयाज सादिक साहब की तारीफ करनी चाहिए कि वो ऐसा काम कर रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी उनसे नाला हो जाते हैं टाइम्स, बिकॉज वो सबको बराबर का अगर मौका देते हैं। लेकिन यस, कल जो कुछ होता रहा सब ने देखा, सब ने सुना। सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, बड़ा हंगामा खेज़ इजलास रहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ख़बरों के लिए, हेडलाइंस के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी हाँ, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, फलाना ढमका, डिश डिश टुश टुश। कोई सब्सटेंस नहीं है किसी बात में। यही बातें हैं जो होती चली आ रही हैं, यही बातें हैं जो होती चली जाएंगी। कोई राह निकलती नहीं दिखाई दे रही कि कोई स्टेबिलिटी आए, कोई मुफाहमत हो, कोई कॉन्वर्सेशन हो। दिस इज़ अ ट्रेजेडी। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये जो पीटीआई हमने देखा है, ये सिर्फ कल नहीं हुआ, इससे पहले भी जितने मौजूदा असम्बली के इजलास हुए हैं उसमें पीटीआई की तरफ से हंगामा आ रही, तोड़ फोड़ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अब्दुल्ला और हुमा, ये जो इनकी एक हिस्ट्री है पीटीआई की, ये हंगामा आ रही और तोड़ फोड़ की, ये आज से नहीं है। वो जिस तरह कहते हैं कि ये किसी की जबिल्लत में होता है, ये तोड़ फोड़ या गैर पार्लिमानी अंदाज में जो सियासत है, ये पीटीआई हमेशा से ही करती आई है। मैं आपको थोड़ी सी इनकी अगर हिस्ट्री बताऊं, 2002
2002 में फर्स्ट टाइम इमरान खान जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर इलेक्ट हुए, और जो पार्लियामान की सबसे बड़ी कमेटीज होती हैं, कश्मीर कमेटी और उसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इमरान खान उन दोनों के मेंबर थे। उसके मेंबर होने के बावजूद उन्होंने कभी भी उन कमेटीज का इजलास नहीं अटेंड किया था। फिर बढ़ते हैं 2008 की जो असम्बली थी, 2002 वाली में फिर इन्होंने आगे जाके रिजाइन भी कर दिया। फिर बढ़ते हैं 2008 की जो थी उसमें इन्होंने जो है वो बाइकआउट कर दिया बतौर पार्टी के ही पार्लियामेंट में। 2013 का जो है वो उसके बाद ये रीसेंट हिस्ट्री वाला आपके सामने है, जो 2014 से इन्होंने धरनों की एक शुरू की, मारधाड़ तोड़ फोड़, पार्लियामेंट पीटीवी इनके ऊपर हमले शुरू किए, और फिर उसके बाद बिलाकर हमने देखा वो पार्लियामेंट से भी मुस्तफी हो गए। फिर इनके बाद इनको 2018 में इंतखाबात में हिस्सा लिया और इलेक्शन जीत के उसके बाद भी कभी इन्होंने बतौर रूलिंग पार्टी के अपोजिशन के साथ ना तो हाथ मिलाया। जितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती, नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग्स होती थी उसमें इमरान खान जो है वो अटेंड करना तक वो नहीं गवारा करते थे कि इनको अपोजिशन से हाथ मिलाना पड़ेगा। आपने फिर देखा कि वो उसके बाद जो मुस्तफी हो गए और अब जो मौजूदा है, तो गोया ये जो पीटीआई की जो एक नेचर होती है या उसकी इनकी जबिलत में ये नहीं है कि वो पार्लिमानी सियासत कर सके। उनको सूट करता है सड़कों पे जो है वो तोड़ फोड़ करना, मार धाड़ करना, और फिर पार्लियामेंट में भी जब बातें हैं तो वो इसी तरह की वो करते हैं। देखिए फखर, बात ये है कि अभी अब हम शायद हम ही में गलती है कि हम उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि शायद पार्लियामान में कोई कानून साजी हो, कोई इंपॉर्टेंट मुल्क के मफाद की कोई बातें हो। मतलब अगर एक केस इन पॉइंट ही हम ले लें कि IMF कह रही है कि सियासी जमातें एक साथ बैठें ताकि मईशत के इस्तेकाम की तरफ बढ़ने के लिए कोई मुतफ़क्का फैसले हों, हमें नहीं लग रहा कि हम उस तरफ जा सकते हैं। और सिर्फ हमें ही नहीं नज़र आ रहा, वो भी तो देख ही रहे हैं ना IMF वाले के, तो इनके अपने अंदर कोई यूनिटी नहीं है, तो ये हमसे क्या बातचीत करेंगे। इन चीज़ों का असर पड़ता है, लेकिन लग रहा है कि पार्लियामान में बैठे लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए ये इस टाइम जो है सबसे ज्यादा जरूरत है यूनिटी की, चाहे वो यूनिटी ना भी दिखाएं, एटलीस्ट जो पार्लियामान का एक बिजनेस होता है वो उसको अगर स्मूथली चलने दे तो उससे काफी सारी चीजें जो है वो बेहतर हो सकती है। खासतौर पे जो आप जिस तरह आपने कहा मईशत के हवाले से IMF के साथ इस टाइम पैकेज बड़ा जरूरी है और उसके लिए जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो PTI का मेरी मुख्तलिफ लोगों से भी बात हुई, मुख्तलिफ जो मेरी अपनी इत्तलात भी है, PTI जो है वो टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और अब वो ये चाहते हैं कि किसी तौर पे सिस्टम को लपेटा जाए। सिस्टम लपेटा जाएगा तो उसके बाद वो समझते हैं कि शायद फिर उनके लिए कोई हालात दोबारा से पैदा हो सके कि वो दोबारा एक दफा हुकूमत में या इलेक्शंस में, जिस तरह ये पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फरवरी में जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद इनकी हुकूमत साजी के हवाले से वो नहीं हो सका, तो अब ये चाहते हैं दोबारा से सिस्टम लपेटा जाए, दोबारा से कोई इस तरह का वो इंतजामात हो तो ताकि वो दोबारा से एक सिस्टम में आ सके और इलेक्शन जीत के वो ये एक्सपेक्ट करें। और ये तमाम सोची समझी कार्रवाई के तहत ये किया जा रहा है सिस्टम को लपेटने के हवाले से। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये इनकी जो जिस तरह इन्होंने सानिया 9 मई किया था, ये एक दोबारा पार्लियामान के अंदर सानिया 9 मई करना चाहते हैं ताकि ये एक पूरा जो है सिस्टम लपेट के एक नया आए तो शायद इनके लिए कोई जगह बन सके। लेकिन ये जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये इनके लिए अपने लिए नुकसानदेह होगा। तो ये जो अपने इजलासों में आपस में लड़ रहे हैं, कभी असद कैसर शिबली फराज से, फिर शेर अफजल मरवत कभी आके बोलना शुरू कर देते हैं, वो मामला इसी तरह चलता रहेगा? क्योंकि जाहिर है जो लीडर थे उनके वो तो हैं नहीं इनके दरमियान अभी। अब्दुल्ला ये तमाम तर जो हरकतें लग रही हैं और ये जो काम लग रहे हैं पार्लियामान के अंदर हो चाहे इनकी अपनी पार्टी के अंदर हो, ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन पीक पे पहुंच चुकी है और इनके एक बॉइलिंग पॉइंट जिस तरह होता है कि ये आपस में भी लड़ना शुरू हो जाते हैं, पार्लियामान के अंदर भी लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये एक पार्टी के अंदर जिस तरह की वो ग्रुप बंदी नजर आ रही है, तो इससे भी इनको ये एक नुकसान होगा और फिर चाहे सिस्टम लपेटा जाए तो उसके बाद तो वैसे ही PTI के लिए कोई कुछ नहीं बचेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया फ़खर फॉर बीइंग विद अस, सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी। अच्छा जी, आज हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? क्रिकेट की बात हो रही है ना, क्रिकेट की बात कर रहे थे हम। सियासी स्ट्रैटेजीज को अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, क्या कोई चेंजेस हम करने जा रहे हैं अपने बॉलिंग लाइनअप में? देखें अब्दुल्ला, अब से तकरीबन 9 दिन बाद
21 तारीख को जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का हेडिंगले लीड्स में मैच है, उसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम अनाउंस करना है। मेरे ख्याल में दुनिया की सारी टीमों ने अपनी टीमें अनाउंस कर दी है। पाकिस्तान ने अपनी टीम होल्ड की हुई है। एक आज का मैच देखना चाहते हैं, एक वो जो इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच है। तो मेरे ख्याल एक दो प्लेयर हैं जिनमें हारिस रऊफ, अभी तक उनकी फिटनेस का हमें नहीं पता कि हारिस रऊफ फुली फिट हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई मैच नहीं खेला। दूसरा जो मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद हैं, उनके बारे में भी मुझे लग रहा है कि अबरार टीम का पार्ट होंगे, क्योंकि इमाद वसीम जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और पिछले मैच में भी आप देखें कि इमाद वसीम जो है उन्होंने 3 ओवर करवाए। फिर शादाब खान पहले मैच में 54 रन दिए, दूसरे मैच में ड्रॉप हो गए। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो कंसर्न है वो मेरा ख्याल स्पिन डिपार्टमेंट है, प्लस हारिस रऊफ की जो फिटनेस है वो हमारे लिए काफी तशवीश की बात है। पिछले मैच में आप देखें, हमारे जो 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर थे, शाहीन शाह अफरीदी, उनको 49 रन बने, और जो अपने हमारे दूसरे फास्ट बॉलर थे उनके खिलाफ 44 रन मोहम्मद आमिर के खिलाफ बने। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग का शोबा ऐसा है जिसमें सिलेक्टर्स थोड़ा सा अभी चेक करना चाह रहे हैं कुछ प्लेयर्स को। लेकिन भट्टी साहब, ये तो ग्राउंड्स पे भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे इतनी कोई डीप नॉलेज ऑफ क्रिकेट नहीं है, लेकिन डजंट इट आल्सो डिपेंड ऑन द पिच एंड द ग्राउंड दैट यू आर प्लेइंग ऑन द कंडीशंस? क्योंकि डबलिन में हमने देखा कि फास्ट बॉलर्स वाकई उस तरह नहीं चले जिस तरह स्पिनर्स चल सकते हैं। अब अगर हम वर्ल्ड कप की इवेंचुअली तैयारी कर रहे हैं, तो हमें फिर उस पिच को देखते हुए, उन ग्राउंड कंडीशंस को देखते हुए अपनी टीम को सिलेक्ट करना चाहिए, नहीं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन हुमा, हमारे लिए जो एक और सबसे तशवीश की बात है, हम खुशियां तो मना रहे हैं कि हमने 193 बहुत आसानी से चेज कर लिए, लेकिन 193 बनाए किस टीम ने? जो अपना बॉलिंग लाइनअप को वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप कहती है जी, उसके खिलाफ एक कमजोर हरीफ ने 193 रन बना दिए। जी हाँ, 11वें नंबर की टीम आयरलैंड है वर्ल्ड रैंकिंग में, और आयरलैंड ने एक मैच में हमें हराया। फिर हम होम ग्राउंड पर अभी न्यूजीलैंड से 2 T20 हार के गए। लास्ट ईयर अफगानिस्तान ने हमें वर्ल्ड कप में मारा, उससे पहले शारजा में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीती। तो हमारी टीम रोलैंड कोस्टर की तरह इनकंसिस्टेंट है कि कभी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी बहुत बुरा कर रहे हैं। लेकिन तो आज हम क्या कोई नसीम या शाहीन को कोई रेस्ट देता हुआ अबरार को खेलता हुआ देखेंगे या किसी और? मेरे ख्याल में अबरार मुझे लग रहा है कि आज खेलेंगे। फिर एक और मिडिल ऑर्डर में अगर चेंज कर सकते हैं तो हो सकता है कि फखर जमान से इनिंग्स ओपन करवा लें, साइम को रस दे के सलमान अली आगा, और हमारे पास नीचे उस्मान खान मौजूद है, क्योंकि अभी हमने अपनी मिडिल ऑर्डर को भी चेक नहीं किया। देखें, अभी तक हम जो न्यूजीलैंड की सीरीज हम होम ग्राउंड पर खेले या आयरलैंड के खिलाफ खेले, तो ये कमजोर हरीफ है। अब जब हम इंग्लैंड जाएंगे वर्ल्ड कप से पहले, तो इंग्लैंड ना सिर्फ दुनिया की टॉप की टीम है, बल्कि इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियन है वर्ल्ड कप की। तो अब आज के मैच के बाद हमारा हनीमून पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास ना गलती की गुंजाइश है, और जाहिर है वर्ल्ड कप में हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। वैसे ये बड़ी आयरॉनिक सी बात है भट्टी साहब, और मुझे तो एतराज है इस बात पे कि वर्ल्ड कप में हम जा रहे हैं और उससे पहले वर्ल्ड कप के ही डिफेंडिंग चैंपियन के साथ हम अपनी सीरीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? खैर, इन एनी केस ये बताएं कि डबलिन में हमने ये भी देखा है कि बाउंड्रीज जो है वो जरा छोटी हैं, और शायद हम यही एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि अमेरिका में भी ऐसा ही होगा। वहां हमने खेला भी नहीं है। क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं आप अमेरिका में? अब पूछ रहे हैं ना हम भट्टी साहब से, तो ये कंसर्निंग बात है थोड़ी सी। देखिए, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हुमा अब्दुल्ला पहले 4 मैचेस खेलने अमेरिका में, उसके बाद फिर टूर्नामेंट का जो नेक्स्ट स्टेज पाकिस्तान का होगा, टूर्नामेंट तो शुरू से ही वेस्ट इंडीज में हो रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान अपने सेकंड राउंड के मैच वेस्ट इंडीज में खेलेगा। लेकिन अमेरिका में हो सकता है कि बाउंड्रीज छोटी हो, लेकिन ये देखें बाउंड्रीज तो दोनों टीमों के लिए छोटी है कि हमारे बॉलर्स आप देखें ना, पाकिस्तान के पास शाहीन के आफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, मोहम्मद आमिर हैं, शादाब खान हैं, इमाद वसीम हैं, लेकिन हमारी बॉलिंग जो है, चाहे हम न्यूजीलैंड की सीरीज देख लें, चाहे ये सीरीज देख लें, या हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ इन न्यूजीलैंड जो जनवरी में सीरीज देखी, हमारी बॉलिंग जहां चलती है हम मैच जीत जाते हैं। पिछले मैच में पहली बार हमारी बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म किया, 15 छक्के भी लगे, रिजवान ने जबरदस्त बैटिंग की, फखर जमान ने जबरदस्त बैटिंग की,
और जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहे थे वो आजम खान हो रहे थे। आजम खान ने 10 गेंदों पर जिस तरह 30 रन बनाए, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा साइन है कि यंगस्टर जिसको मुसलसल मौके मिलते रहे वो स्कोर कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है, अगर आप पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग की लेगेसी देखें, 92 वर्ल्ड कप देख लें, पाकिस्तान को मुश्ताक अहमद ने जितवाया, उसके बाद दूसरे बड़े टूर्नामेंट्स देखें, पाकिस्तान के स्पिनर्स, लेकिन आज शादाब खान स्ट्रगल कर रहे हैं, इमाद वसीम से पूरे ओवर कप्तान नहीं करवा रहे, वो फील्डिंग में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि वो लेफ्ट साइड पे मूव नहीं करते। तो मेरे ख्याल में हमारा जो फिटनेस लेवल है, बल्कि जो कल एक वीडियो वायरल हुई, किसी तमाशाई ने मोहसिन नकवी साहब से कह दिया कि भाई टीम की फिटनेस को आप मजीद बेहतर करें। तो बहुत सारी चीजें हैं। वर्ल्ड कप सर पे आ गया है। पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं, अभी तक वो भारत में जो वहाँ लीग हो रही है वहां पर कोचिंग कर रहे हैं, अभी तक वो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। तो वो इंग्लैंड से मैचेस में मैसर होंगे फिजिकली? जी हाँ, अभी जो उनकी टीम है गुजरात टाइटंस, वो तो आईपीएल में मौजूद है। तो मुझे लग रहा है कि शायद वो 22-23 तारीख तक पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब देखें ना, बिल्कुल एक नया कोच, ठीक है वो फोन पे बता रहे होंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि पाकिस्तान टीम का माहौल क्या है। ये जो अभी आप थोड़ी देर पहले एक वीडियो दिखा रहे थे कि इनामात बांटे जा रहे हैं वहाब रियाज की तरफ से, ये अच्छी चीज है। लेकिन फॉरेन कोच पता नहीं इन चीजों को पसंद करता है नहीं करता, वो एक डिफरेंट माहौल में काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गैरी कर्सन के आने के बाद, जाहिर है हर एक की प्रायर कमिटमेंट्स होती हैं। भट्टी साहब अगर कोई कमिट करता है तो उसमें तो प्रॉब्ली पीसीबी भी कुछ नहीं कर सकता था। उनकी कमिटमेंट थी, वो फुलफिल करके फिर ही ज्वाइन करेंगे, ये बात पहले ही उन्होंने क्लियर कर दी होगी। सो लेट्स सी कि आज कुछ चेंजेस हों। एक तो अबरार मोस्ट लाइकली हमें, लेकिन अब्दुल्ला एक आखिरी बात कि पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान ने जब भी आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं, 92 देख लें, 2009 देख लें, 2007 चैंपियंस ट्रॉफी, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, के पाकिस्तान की टीम शुरू में इसी तरह छोटी टीमों से हारते हारते फिर हम जीत जाते हैं, इवेंट जीत जाती है। होपफुली कि इस बार भी ऐसे ही हो। चलिए लेट्स सी आज क्या कॉम्बिनेशन उतारा जाता है। फखर ओपन करते हैं, साइम को क्या आराम दिया जाता है, क्या होता है, ये विल ऑल सी दैट। सुप्रीम कोर्ट अहकामात के बाद तमाम असम्बलियों से मखसूस नशिस्तें वाले फारिग हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कल कौमी और सूबाई असम्बलियों की इजाफी मखसूस नशिस्तों पर 77 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। नई पैदा होने वाली सूरत हाल ने बहुत सारे पार्लिमानी और आइनी मामलात को उलझा दिया है और हुकूमत के लिए भी सियासी और कानूनी मुश्किलात खड़ी होती नजर आ रही हैं। हुकूमत को जिससे इजाफी नशिस्तें मिलने पर 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई थी, वो आइन में तरमीम कर सकती थी, मगर अब सूरत हाल यकसर बदल गई है। ये सवालात भी उठ रहे हैं कि डी-सीट होने वालों ने चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए वोट दिए थे। इन फैसलों की आइनी हैसियत पर भी क्या सवाल उठेंगे? अब सवालात तो सर्टेनली हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चाहिए भी हैं, क्योंकि उनका क्या लीगल स्टेटस था कि उन्होंने आके वोट दे के अब फिर फारग हो गए। मतलब अजीब सी बात लगती है ना। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद अहमद साहब हमारे साथ है। कंवर दिलशाद साहब, सुप्रीम कोर्ट अहकामात के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुकूमती जमातों को दी गई इजाफी मखसूस नशिस्तें वापस ले ली गई हैं। पूरी डिटेल हमने अभी बताई है। उन लोगों ने सेनेट इलेक्शन में वोट दिए थे, ये कानून साजी के अमल में शामिल थे, क्या वो सब भी अब मुतनाज़ हो गया, सब कुछ दोबारा से होगा? प्लीज गाइड अस। एक्शन लेना पड़ा कि अगर वो ना करते तो आज खतरा ये था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से कौमी असम्बली में शदीद हंगामा राई होगी। तो उससे बचने के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक इनकी सीटें जो है मुअत्तल कर दी। अब इसका सबसे बड़ा असर जो आप फरमा रहे हैं सेनेट के इलेक्शन में, तो सेनेट के इलेक्शन में इसलिए इसका असर तो बाद में कब पड़ेगा। वो जिस वक्त के सूबाई और केपी के जो नशिस्तें हैं 11, वो भी फैसला अभी होना है। अब चूंकि 3 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है लार्जर बेंच ने। अब अगर ये लार्जर बेंच ने 6 मई के फैसले को तोसी कर दी तो इसके असरात पूरी सेनेट, कौमी असम्बली, प्रेसिडेंट और वजीर आजम तक तो है वो असरात का अंदाजा, असरात पड़ेगा इसका। इसके हालात के मुताबिक ये हो जाना है, क्योंकि वो तमाम चैलेंज हो जाएंगे और जो हुक्मरान जमात जो है मुस्लिम लीग एन, वो 2/3 अक्सरियत से महरूम हो चुकी है और के फैसले के बाद
कोई अपना 2/3 मेजॉरिटी के तहत आइन में तरमीम नहीं हो सकती और ये सिंपल मेजॉरिटी के तहत चलेगा और इसके असरात जो है मुमकिन है हुकूमत के ज़हन में अभी हो, बजट पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। अच्छा कमर साहब, इतने लोग डी-सीट होने के बाद हुकूमती जमातों की पार्लियामेंट की पोजीशन ही बदल गई है, आगे बजट पास करवाना मुश्किल लग रहा है, ताकि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर चैलेंज करना पड़ेगा, क्या होता देख रहे हैं आप? ये फैसला लार्जर बेंच ने करना है कि आया ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इसको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तकसीम कर दी जाए या उनको तफवीज़ कर दी जाए या इसको फिलहाल पेंडिंग रखा जाए या किसी जमात को भी ये सीटें ना दी जाए। अगर वो किसी नई जमात को नहीं दी जाती तब भी हुकूमत को शदीद सियासी और इंतखाबी और पार्लिमानी नुकसान पहुँचेंगे क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ख़त्म हो चुकी है। अब इसके साथ साथ ये भी है कि अभी 80 सीटों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इंतखाबी उजरदारी में दाखिल हो चुकी हैं और वो चंद रोज से बाकायदा इसकी समाअत जारी है डेली बुनियादों पर। अब अगर 80 नशिस्तें तो खैर ये नहीं मिलेगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता लोगों को, लेकिन अगर इसमें जो 15, 30, 40 सीटें अगर मिल जाती हैं फारम 47 के हवाले से तो सारा पार्लियामेंट का नक्शा तब्दील हो जाएगा। और एक और बड़ी अहम बात है कि अभी चंद रोज में, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो नवाज शरीफ का हल्का है 130, इसका इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बहुत जल्दी आने वाला है। इसी तरह मरीम नवाज की भी सीट चैलेंज हुई है, हलीम खान की भी चैलेंज हुई है और मोहम्मद चौधरी की भी अब जो है वो भी चैलेंज हुई है। तो और इस तरह बड़ी बड़ी अहम जो तब्दीलियां तो आपकी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए भी होनी है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करना है। अच्छा, अब ये सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में आने के बाद ये बहस भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं क्या, तो क्या इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक़ कवानीन और उसके किरदार से मुताल्लिक़ मज़ीद वजाहत भी अब होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये गौर करना है कि ये जो वोट जो हुए हैं ये तहरीक इंसाफ को वोट मिले हैं, ये आम उम्मीदवारों को या आज़ाद उम्मीदवारों को वोट नहीं पड़ा, ये सारा तहरीक इंसाफ का हमदर्दाना वोट था जिसकी बना पर ये इलेक्ट हुए और कौमी असम्बली में पहुंच गए, तो नशिस्तें इन्हीं को मिलनी चाहिए। तो ये फैसला सेक्शन आर्टिकल 106 और 51 के तहत बड़ा अहम फैसला आना है जिसमें ये कह देंगे कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाए कि वो बतौर जमात तहरीक इंसाफ को सिंबल नहीं मिला था लेकिन वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा है। तो ये उनके जहन पे आ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजों के जहन पे कि ये फैसला आवाम का फैसला है, वोटर्स का फैसला है। तो ये उन्होंने फैसला जमहूर के मुताबिक करना है, इलेक्शन कमीशन मजबूत हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। क्या होता है जी, गॉट इट, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, टाइम कम हो गया। That is all the time we have, so we're going to see you tomorrow.